नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति भंडूला। जिस तरह की खबरें आ रही हैं और चारों ओर हुहल्ला मचा हुआ है कि भारत आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था सुस्त है, इसी पर बात करेंगे आज हम। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में समाजवादी चिंतक अरविंद विद्रोही जी। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। तो चलिए इनसे जानते हैं। अरविंद जी, पहले तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, मंदी का दौर चल रहा है कहा जा रहा है, साथ ही लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? कीर्ति जी, इस देश में वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं और माना जाता है कि महिलाएं जो हैं घर की रसोई और घर का बजट बहुत अच्छे से संभालती हैं। अभी कल निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंदी के बारे में बताया और जो व्याप्त चिंताएं हैं उससे उन्होंने खुद को जोड़ते हुए आश्वस्त करने की कोशिश की और उद्योग जगत को एक इशारा दिया कि हम आपके हितों के लिए तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आ रहा है कि विभिन्न सेक्टर्स में नौकरियां जा रही हैं और सेक्टर डूब रहा है। ये होना कब शुरू हुआ? सरकार ने जिस दिन वन नेशन वन ग्रिड की घोषणा किया और ये कहा कि अब हम विद्युत चालित इलेक्ट्रिक वाहनों का शुरुआत करेंगे, उसके लिए करेंगे। उसी दिन की एक डिबेट में मैंने कहा था कि हमको असर देखना चाहिए सरकार के या जो मुखिया वित्त मंत्री के कहने का। मेरी समझ से वो असर है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस बात को समझ करके कि गवर्नमेंट जैसे ई रिक्शा 140 तरह अब इलेक्ट्रिक वाहनों चूंकि आएंगे, तो ये बड़ी कंपनियों की मालिकान अब स्विच ओवर करने की तैयारी में है। ये पेट्रोल और डीजल वाहनों से ये इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं। और चूंकि अगर ये अपनी इसी कंपनी में जाते तो इनको तमाम गवर्नमेंट से जो रिबेट्स मिलती है वो ना मिलती, तो ये लोग अपनी नई कंपनी बना करके वो जाएंगे और इसका खामियाजा इस बीच में, जैसे हम लोग का कोई पुराना घर है उसको हम नया करना चाहते हैं तोड़ते फुटते, लेकिन उसमें तमाम हमारी प्रिय चीजों का नुकसान होता है। उस उथल पुथल में नया करने की कोशिश है। नया कितना अच्छा होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य में, लेकिन इसका खामियाजा इस दौर में, एक क्राइसिस का दौर निश्चित रूप से है। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा, किस हद तक भुगतना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या आपको ये लगता है कि मोदी सरकार का जो फैसला था नोटबंदी और जीएसटी, इसका भी असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पर? देखिए, नोटबंदी का और जीएसटी ये दोनों मतलब पहले की हो चुकी है, इसका असर अभी भी दिख रहा है और लंबे समय तक दिखेगा। इसके असर के जब हम इस पर विश्लेषण करते हैं, चिंता करते हैं, दो तरह का है। एक तो असर है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर कि जो पैसे वाले पूंजीपति लोग थे जी, जब उनकी घबराहट प्रतीत होती है कि नोटबंदी से मेरा पैसा डूब गया हो गया, तो वो जिस गाड़ी में चल रहे होते हैं उनका जो वाहन वाहक होता है, जो वाहन चालक होता है, जो उनके घर का माली होता है, जो उनके घर का रसोइया होता है, वो अंदर अंदर खुश होता है कि इनके पास इतना पैसा था और मैं अपनी जरूरतों पर मांगता था, मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने कहता था तो ये कहते थे पैसा नहीं है। एक फैसला आया नोटबंदी का और अब ये रोना रो रहे हैं कि मेरे करोड़ों रुपए चले गए घाटे हुए। ये एक जनता का भाव जो था कि अपने से पूंजीपति को देख करके खुश होने की तबीयत, उसी का फायदा जो है मोदी सरकार को उसमें व्यापक जन समर्थन मिला। अर्थशास्त्री बताते रहे, पूंजीवादी लोग बताते रहे, उद्योग घराने और विपक्ष बताता रहा कि नोटबंदी के नुकसान क्या है। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें बहुसंख्यक जनता को, आम जनता को ये समझ में आ गया कि जो पूंजीवादी वर्ग के लोग थे और जो हमारा आर्थिक शोषण करने वाले लोग थे वो परेशान है, इसलिए लोग खुश हो गए। बिल्कुल। और जीएसटी से व्यापारी समूह जो है को व्यापार करना ही रहता है। कोई भी सरकार हो, कितना भी कड़ा नियम बना दे, व्यापारी समुदाय अपने व्यापार को, अपना परिवार को चलाने के लिए उसमें ढल मिल घुल जाता है। और जीएसटी पर तो कांग्रेस ये कहते हुए दिखी कि ये तो हमने ही लागू किया था, हमारी नीति को ये कर रहे हैं, इसमें ये नहीं ये हो जाना चाहिए। तो विपक्ष बिल्कुल इस समय कमजोर है, इसलिए सरकार की जो जन विरोधी नीति आती भी है उसका वो लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को, अगर जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था है इसको अगर सुधारना भी हो तो आपके अनुसार वो कौन से कदम होने चाहिए? कीर्ति जी, इम्प्लीमेंट की जरूरत है जी। इस सरकार में मोदी जी हुए,
या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जब इनके भाषणों को हम लोग सुनते हैं, इनके सदन में सुनते हैं, या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो पूरे वादों में, उनके भाषण में, वायदों में, और जो पूरे शब्द होते हैं, जब उस पर हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल हमको सुनहरा भविष्य, सुनहरा तस्वीर दिखता है जी। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? बिल्कुल, जैसे लोन, मुद्रा लोन है, मिल जाएगा तो बढ़िया होगा जी। और होगा, जैसे अभी बिस्कुट की एक फैक्ट्री का चला कि लोग निकाले जा रहे हैं। छोटे छोटे जो बेकरीज होती हैं, एक जिले में अभी भी जिले मुख्यालय पर 2 या 3 बेकरी चल रही हैं। अब बेकरी चलाने के लिए जो सहूलतें हैं, मुद्रा लोन है, क्या उन लोगों को मिल सकती है? साबुन होता है, सबसे ब्रांडेड हम लोग रिन और ये कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मुद्रा लोन के तहत कुटीर उद्योग, पहले कहा गया स्वावलंबन कहा गया, खादी ग्राम उद्योग बाकायदा बना है, लेकिन इनकी चीजों को जनता तक मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके पहुंचाना चुनौती होती है। वो इम्प्लीमेंट नौकरशाही के भरोसे आएगा, और नौकरशाही कितनी भ्रष्ट है ये सब लोग जानते हैं। तो बड़ी चुनौती केवल ये नहीं है कि आपने कार्य योजना बना दी, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो जब तक उसमें नहीं सफल होंगे तब तक सारी अच्छी बातें जो कागज में भी और कहने में भी हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो अभी हाल ही में अर्थव्यवस्था को लेकर जो निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उन्होंने जो फैसले लिए, जो भी उन्होंने बजट पेश किया था, उसमें कई अहम चीजें थी, उनको हटाया भी है। साथ ही FPI और ये जो घरेलू निवेश पे सरचार्ज हटाया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो कैपिटल थे उस पे सरचार्ज। क्या आपको लगता है इन सभी चीजों से ये अर्थव्यवस्था कुछ सुधरेगी या इस पे कुछ भला होने वाला है? कीर्ति जी, मैं पहले भी कहा कि इस देश में विपक्ष कमजोर है। बिल्कुल, जब निर्मला सीतारमण जी ने सदन में अपना पहला वित्त बजट पेश किया तो इस देश में एक बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिसमें भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इस बजट में क्या क्या कमी रह गई है जी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से न मीडिया ने बहुतायत में और न विपक्ष के लोगों ने उनकी उस बात को उठाया, और उनकी वही बात आज 75 दिन पूरे होने पर निर्मला सीतारमण जी जो उन्होंने कमी बताई थी, उसी को नए शब्दों में पिरो करके कल देश की वित्त मंत्री ने उसको कहा। तो इस समय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पिछली सरकारों में तो रहे ही वो कमियां बताने वाले, इस सरकार में भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ही वो शख्स है जो अपनी ही सरकार की कमियों को बिल्कुल बाकी से कह देते हैं। वास्तविक विपक्ष तो एक तरह से अंदरूनी विपक्ष वही है जी। उनके ट्वीट्स को, उनकी बातों को ही अगर विपक्ष समझे, जिस पर वो अपनी सरकार को घेरते हैं, वो बताते भी हैं कि कैसे अभी उन्होंने एक दूसरे कश्मीर के मुद्दे पर भी कहा जी कि 1952 में हम ही गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएनओ गए थे। अगर हम यूएनओ में केवल एक अर्जी डाल दें कि हम कश्मीर का जो यूएनओ में प्रस्ताव दिए तो उसको हम वापस लेते हैं, तो शेष कश्मीर भारत मतलब विश्व के स्तर पर भी वो हमारा हो जाएगा। तो जो बुद्धिजीवी है, जो चीजों को जानता है, वो वही विषय पर अपनी राय बढ़िया से रख पाएगा। इसी तरह 370-35 पर भी सुब्रमण्यम स्वामी 1.5-2 साल से ट्वीट करते थे, लिखते थे। लोग समझ है क्या कि विपक्ष आज समझना ही नहीं चाहता है कि हम सरकार को कैसे घेरें जी, और शायद तक उनका घेरना भी कहीं ना कहीं जो वो उन पर निशाना साधते हैं, कहीं ना कहीं वो मोदी के पक्ष में भी हो जाता है। आपको क्या लगता है? जिन मुद्दों पर घेरते हैं, जो चुनौती देते हैं, वो चुनौती उनके गले की हड्डी बन जाती है। जैसे अभी सदन में अधीर रंजन जी ने कहा था कि अगर आपके पास कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अपराध के हैं तो उनको जेल क्यों नहीं भेजते हैं? 15 या 20 दिन भी नहीं बीते हैं और ईडी और CBI सब पी चिदंबरम जी को लेके चली गई और उनके नेताओं के बयान आने लगे। अब कल परसों से देखिए होड़ मच गई। 3 बड़े नेताओं के, शशि थरूर जी, जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी का आ गया कि हमको प्रशंसा करनी चाहिए मोदी जी की। तो ये विपक्ष सोचे कि हम कहाँ बच रहे हैं, विपक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा, भाजपा को ही अपना विपक्ष बनाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे ये भी अरविंद जी जानना चाहूंगी कि जो ये अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, इस पे कांग्रेस का जो पक्ष आया है कि निर्मला सीतारमण को हटा देना चाहिए, उनकी जो कार्यशैली है उनसे मुक्त कर देना चाहिए, तो आपको इस पे क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है? कीर्ति जी, कांग्रेस विपक्ष पार्टी है, उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है। यही लोकतांत्रिक हमारी खूबसूरती है मुल्क की कि हम अपनी बात रख सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन मेरा सुझाव है कांग्रेस के और समस्त विपक्षी दलों को कि वो देश के सामने एक आर्थिक मसौदा रखें। वो देश के इस समय
जीडीपी से लेकर के बेरोजगारी से लेकर के सबको ध्यान में रखते हुए एक अपना मसौदा रखें कि अगर मेरी सरकार होती तो हम कैसे कैसे क्या क्या किस पॉइंट पर करते हैं और उसका विस्तृत रखें, और उस पर निश्चित रूप से अगर वो रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे या न दे, जनता को समझ में आना पड़ेगा। केवल कह देने से निर्मला सीतारमण जी इस्तीफा दे देंगी तो कोई ना कोई तो भाजपा का ही बनेगा, और भाजपा का जो भी बनेगा वो भाजपा संगठन और आरएसएस के मर्जी के बिना एक पत्ता, एक खड़का, एक बिंदी कोई सरकार में बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी के, मोदी और अमित शाह की जोड़ी की मर्जी की एक बिंदी नहीं रख सकता है। तो चाहे निर्मला सीतारमण सिंह बन जाए चाहे कोई बन जाए। इसी साथ अंत करने से पहले मैं एक 370 की बात चली 35 से हटा, इसी पे मैं ये भी जानना चाहूंगी आपको किस हद तक लगता है ये जो मोदी सरकार जो फैसला था 370 और 35 से हटाने के बाद से जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी जो प्रक्रिया सामने आ रही है, जो युद्ध की बातें हो रही है, इससे आपको क्या लगता है, क्या युद्ध होगा या कुछ ऐसी संभावनाएं? युद्ध तो पाकिस्तान से और आतंकियों से निरंतर जारी है जी, उसको हम लोग छद्म युद्ध करते हैं, सीज फायर का उल्लंघन और उनके द्वारा आतंकी भेजना, और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को पीओके ने कब्जा कर रखा, अक्साई चीन को दे रखा है। उसके साथ साथ हमारी चिंता मानवता को लेकर के होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान से तमाम हमारे नागरिक, चूंकि भारत पाकिस्तान सब एक था, बांग्लादेश, यहाँ से तमाम लोग जो है पाकिस्तान गए थे, वहाँ रहने गए, वहाँ मुहाजिर कहा जाता है। बलूचिस्तान और पख्तून में जो है बुरी हालत है वहाँ के लोगों की। मतलब जैसे है क्या कि पाकिस्तान का छोटा सा एरिया, लाहौर कराची के वहाँ आसपास का एरिया, और वहाँ की मिलिट्री, देश पाकिस्तान की जो अमन पसंद जनता है, जो जमहूरियत में यकीन करती है, जो मानवता में यकीन करती है, वहाँ वो इस्लाम के नाम पर बना था, जो हजरत साहब के उसूलों पर चलने वाली, जो शांति का, इस्लाम का असली संदेश देने वाले लोगों को वहाँ पर आतंक के साए में, जबकि बिल्कुल है प्रॉफिट का जो संदेश था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, सब रखो, उसको नकारते हुए वहाँ कहना चाहिए, कहा जा सकता है कि जैसे हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ की पाखंडियों से हिंदू धर्म, सनातन धर्म त्रस्त है, उसको नकारते हैं, लगातार सुधार की तरफ हम लोग सनातन धर्म रहता है। उसी तरह इस्लाम में भी रिफॉर्मर आए हैं, और प्रॉफिट जो है सब रिफॉर्मर ही थे, उन्होंने समाज में सुधार ही किया, अच्छी चीजें बताई। जब हम लोग उसका अनुवाद में हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, तो समझ में आएगी अच्छी चीज है। इस्लाम वहाँ पर अल्लाह का या कुरान का इस्लाम नहीं है, पाकिस्तान में वो मुल्लों का इस्लाम है, इसलिए वहाँ संकट है। वहाँ पर वास्तव में तो पूरे विश्व समुदाय को, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, कराची, वहाँ पर देखना चाहिए कि एजुकेशन की स्थिति क्या है। बिल्कुल, कि और आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं है। असली समस्या तो पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं, उनको उनकी पोषक तत्व मिल रहा है, उनके दिमाग में केवल युद्धोन्माद जब हो रहा है, किसी को पढ़ाई है, वहाँ कितने, वो सोचना चाहिए विश्व समुदाय को, यूनो को, कि वहाँ कितनी फैक्ट्री लगी, वहाँ रोजगार के नाम पर क्या केवल बंदूकें पाकिस्तान के उन नागरिकों का, हमारे भारत के हिस्से थे, हमसे अलग हुए हैं, पड़ोसी तो हैं ही, जैसे हमारे परिवार में 2 भाई होते हैं, एक अलग हुए हैं। जिस दिन से जब हम ये सोचना शुरू करेंगे कि हमारा एक भाई जो हमारे किसी कारण से अलग हुआ, अपनी गलती से, हमारी गलती से, तो उसको हम कैसे सुधारेंगे, उसके लिए वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है जो मिलिट्री से मुक्त हो, और विश्व समुदाय की और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत की है कि वो पाकिस्तान के आम नागरिकों के, अपने ही लोगों की जो वहाँ गए हैं, उनके हितों की रक्षा करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पाकिस्तान में बहाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, ये सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।